हेलो एवरीवन, वेलकम टू द YG लॉ क्लासेस। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एजेंसी टॉपिक जो आपका चैप्टर 10 है उसको देखेंगे। हम लोग आज के वीडियो में एजेंसी का इंट्रोडक्शन और उसके एसेंशियल्स को कवर करेंगे। एजेंसी एजेंसी आपका सेक्शन 182 से 238 में डिफाइन किया गया है। द टर्म एजेंसी रिफर्स टू अ रिलेशनशिप that exists where one person has an authority to act on behalf of another person, that is the principal, for creating a legal relationship between the principal and the third party। यानी कि जो एजेंसी है वो रिफ़र करती है एक रिलेशनशिप को डेट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती है कहाँ, जहाँ पे एक पर्सन के पास ये अथॉरिटी होती है टू एक्ट, यानी कि टू एक्ट वो काम कर सके किसी और के बिहाफ में। लॉ ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैक्सिम क्यूम फेसिट पर एलियम फेसिट पर सिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स he acts who acts through another is deemed in law to do it himself। मतलब अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो पर्सन किसी और पर्सन के थ्रू किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है या वो जिसने किसी और के थ्रू अपना कोई काम करवाया है, कानून की नज़रों में उसने उस काम को स्वयं किया है। The law relating to agency is contained in Chapter 10 of the Indian Contract Act 1872 from Section 182 to 238. The definition is contained in Section 182. As per Section 182, an agent is a person employed to do any act for another or to represent another इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। आपका सेक्शन 182 में ये बताया गया है कि एजेंट कौन है। एजेंट वह पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया गया है टू डू एनी एक्ट, किसी भी काम को करने के लिए, किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के साथ डील करते वक्त। द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के बिहाफ में काम किया जा रहा है, जो पर्सन वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय द एजेंट, उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी इज एक्सप्लेन्ड बाय रामास्वामी जे ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट इन कृष्णा वर्सेस गणपति। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी आपका किसने कहाँ एक्सप्लेन किया? तो ये रामास्वामी जस्टिस ने आपका मद्रास हाई कोर्ट के कृष्णा वर्सेस गणपति केस में डिफाइन किया गया है कि जो एजेंसी है वो क्या है। तो आइए इसको हम देखते हैं। इन लीगल फिजियोलॉजी, एवरी पर्सन हु एक्ट्स फॉर अनदर इज नॉट एन एजेंट। अ डोमेस्टिक सर्वेंट रेंडर्स टू हिज प्रिंसिपल, हिज मास्टर, अ पर्सनल सर्विस। A person may till another's field or tend his flocks or work in his shop or factory or mine or may be employed his roads or ways. One may act for another in aiding in the performance of his legal or contractual obligations of third parties. In none of these capacities he is an agent and he is not acting for another in dealing with third person। अब इस लंबे चौड़े पैराग्राफ का सीधा मतलब ये है कि लीगल फ्रीजोलॉजी में, यानी कि लीगल टर्मिनोलॉजी में, यानी कि कानून की भाषा में, हर वो पर्सन जो किसी और के लिए एक्ट कर रहा है, हर वो पर्सन एजेंट नहीं है। इसमें आपका इसी पैराग्राफ के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका डोमेस्टिक सर्वेंट और पर्सन जो कि आपके किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में किसी और के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं और कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग टू थर्ड पार्टीज कोई क्रिएट हो जाते हैं, तो किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी कंडीशन में वो एक एजेंट नहीं है और ना ही उनका द्वारा किया हुआ काम किसी थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब फिर एजेंट है कौन?
It is only when he acts as a representative of the other in business negotiations. बहुत important point कि कब एक person agent कहलाएगा. It is only when he acts as a representative of the other in business negotiations, that is to say, in the creation, modification or termination of contractual obligations between that other and third persons that he is an agent. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया कि एक पर्सन तभी एजेंट होगा जब वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो बिजनेस एक्टिविटीज़ में, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा हो, उसको मॉडिफाई कर रहा हो या किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को टर्मिनेट कर रहा हो, तभी वो एक एजेंट कहलाएगा. Representative character and derivative authority may briefly be said to be distinguishing feature of an agent. इसमें ये बहुत ही क्लियर पॉइंट बता दिया क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, जो एक एजेंट आपका अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंटेट करता है, और डेरिवेटिव अथॉरिटी यानी कि जो प्रिंसिपल से जो उसको अथॉरिटी मिलती है उसको रिप्रेजेंट करने की, वही एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एजेंट का. अगर ये दोनों चीज़ें आपके एजेंट के पास एक पर्सन को मिल गई हैं तभी वो एक एजेंट कहलाता है. अब हम एक दूसरा केस देखते हैं. सैयद अब्दुल कादर वर्सेस रेमी रेड्डी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द एक्सप्रेशन एजेंसी इज यूज्ड टू connote the relation which exists where one person has an authority or capacity to create legal relations between a person occupying the position of a principal and the third parties. यानी कि जो एजेंसी है वो एक एक्सप्रेशन है जो दिखाता है एक रिलेशन को, जो कि एक पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है या कैपेसिटी है एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की किसी थर्ड पर्सन के साथ. इसी चीज़ को इन्होंने रिलेशन को एजेंसी नाम कहा है. It was also held in the say that more than one principal can appoint one agent. बहुत ही important point. सैयद अब्दुल कादर वर्सेस रेमी रेड्डी में ये पॉइंट कहा गया कि एक पर्सन एक एजेंट जो है वो बहुत सारे यानी कि मोर देन वन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, या एक या फिर that more than one principal can appoint one agent by executing a power of attorney in his favor. पावर ऑफ अटॉर्नी को मैंने अपने आगे इसी वीडियो में डिफाइन किया हुआ है. अब हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स को. द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू प्रिंसिपल. ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है. कौन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है अब हम आगे उनको जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक क्विक रिकैप देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा. हमने देखा एजेंसी के बारे में, एजेंसी का मतलब क्या होता है, एजेंसी किस सेक्शन में डिफाइन है, प्रिंसिपल कौन होता है और किस केस में एजेंसी को डिफाइन किया गया है. एजेंसी जो है आपका मद्रास हाई कोर्ट में कृष्णा वर्सेस गणपति केस में डिफाइन किया गया है कि जिस पर्सन के पास रिप्रेजेंट करने की अथॉरिटी होती है और वो एक बिजनेस नेगोशिएशन में रिप्रेजेंट करता है, वही पर्सन एजेंट कहलाता है, ना कि कोई और पर्सन एजेंट कहलाता है. फिर हमने देखा सैयद अब्दुल कादर वर्सेस रेमी रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक्सप्रेशन जो एजेंसी है वो सिर्फ वहीं पे डिफाइन की जाएगी, उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी जहाँ पे एक रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है बिटवीन अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी या फिर विद द थर्ड पर्सन. और इसी केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया कि मोर देन वन प्रिंसिपल कैन अपॉइंट वन एजेंट बाय एग्जीक्यूटिंग अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन हिज फेवर. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल, जो कि दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बेस्ड है. पहला, वॉट एवर अ पर्सन कैन डू पर्सनली शॉल also be allowed to be done through an agent except in case of contracts which involve personal services such as singing, painting, marriage, etc. पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपका ये बता रहा है कि जो एक व्यक्ति
पर्सनली कर सकता है वो अलाउड है उसी काम को किसी और पर्सन के थ्रू करवाने के लिए, एक्सेप्ट उन चीज़ों को, उन केसेस को छोड़ के जहाँ पे उसकी खुद की पर्सनल सर्विसेज नेसेसरी हैं, जैसे कि पेंटिंग करना, कोई सिंगिंग करना या शादी वगैरह, जहाँ पे उसका खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। उन केसेस को छोड़ के वो किसी भी और एक्ट को जो वो खुद कर सकता है वो अलाउड है किसी और पर्सन के थ्रू उस काम को करवाने के लिए। सेकेंड पॉइंट, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अ ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अ ड्यूली authorized agent does it by himself. This means that act of agent are considered as the act of principal. ये बहुत important point है, the act of agent are considered as the act of principal. और ये चीज़ आपका सेक्शन 226 भी डिफाइन करता है। क्या है कि जो भी आपका एजेंट का काम होता है, यानी कि कोई भी एक्ट जो एजेंट के द्वारा किया गया होता है वो एक्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही किया गया माना जाता है। ये चीज़ आपका सेक्शन 226 यानी कि 226 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 226 क्या कहता है। Enforcement and consequences of agents' contracts. Contracts entered into through an agent and obligations arising from acts done by an agent may be enforced in the same manner and will have the same legal consequence as if the contracts had been entered into and the acts done by the principal in person। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो थ्रू एन एजेंट क्रिएट किया गया है या कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशंस जो कि बाय द एक्ट ऑफ एजेंट अराइज हुई हैं, उन सब को इन्फोर्स कराया जा सकता है सेम मैनर में, उसी तरीके से, और उसका भी वही परिणाम होगा जो कि तब होता जब एक प्रिंसिपल डायरेक्टली एक कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता। तो अब हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी। द फॉलोइंग्स आर द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पहला पॉइंट, द एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यानी कि जो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बना होता है। एजेंट या एजेंसी ऐसे ही नहीं फॉर्म होती जब तक कि प्रिंसिपल ने एक अथॉरिटी ना दी हो एजेंट को। जब अथॉरिटी मिल जाती है तब वहाँ पे एक एजेंसी फॉर्म होती है। सेकंड पॉइंट हमारा इसी को और डिफाइन करता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बी आइदर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो बता के या बोल के या एक्सप्रेस तरीके से ही बनाई जाए, वो हमारा इम्प्लाइड तरीके से, यानी कि कंडक्ट से भी, जहाँ पे आपका कुछ भी बोला नहीं गया, लिखा नहीं गया है, फिर भी कुछ ऐसे कंडक्ट किए गए हैं, कुछ ऐसा काम किया गया है जिससे आपको अथॉरिटी मिल गई है, उस कंडीशन में भी आपको एजेंसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। इस चीज़ को हमारा सेक्शन 186 और 187 बताता है। 186 और 187 को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग क्रिएशन ऑफ एजेंसी को बनाएंगे अपने अगले वीडियो में। थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, द पर्सन अपॉइंटिंग द एजेंट मस्ट हिमसेल्फ हैव द लीगल कैपेसिटी और बी कॉम्पिटेंट टू डू द एक्ट फॉर विच ही हैज़ अपॉइंटेड द एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्सन एजेंट को अपॉइंट कर रहा है जिस काम को करने के लिए, तो सबसे पहले तो वो पर्सन खुद ही उस काम को करने की कैपेसिटी रखता हो और दूसरा उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, कोई डीलिंग करने वाला है जिसके लिए जो प्रिंसिपल है वो कैपेसिटी नहीं रखता, वो खुद उस डीलिंग को करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जो भी आपके कॉम्पिटेंसी सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में दे रखी हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है तो वो पर्सन एजेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता उस काम को करने के लिए। इस चीज़ को आपका सेक्शन 183 डिफाइन करता है। सेक्शन 183 हमारा बताता है, हु मे एम्प्लॉय एजेंट। सो एनी पर्सन हु इज ऑफ द
एज ऑफ मेजॉरिटी according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। 183 हमारा ये पॉइंट हमें बताता है कि कोई भी पर्सन जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी को गेन कर चुका है, जहाँ का भी वो रहने वाला है वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग, और वो एक साउंड माइंड का है, यानी कि वो पागल नहीं है, किसी भी तरह की उसकी कोई दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना है कैसे करना है रीजनेबल नेचर उसको सब पता है, वो समझदार है, उसको हम लोग साउंड माइंड कहते हैं। एनी पर्सन who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent। वो पर्सन एक एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है। लेकिन हमने 183 में पढ़ा था कि वो पर्सन जो प्रिंसिपल है, जिस काम को करने के लिए एजेंट एम्प्लॉय करना चाहता है, वो पहले खुद ही उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही कहता है, माइनर कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, क्योंकि माइनर एज ऑफ मेजॉरिटी गेन नहीं किया होता है। और अगर माइनर ने एक एजेंट को अपॉइंट कर लिया तब क्या होगा, इस चीज़ को भी हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट डन बाय द एजेंट विच इज अपॉइंटेड बाय अ माइनर इज एक्सप्लेन्ड इन शेफर्ड वर्सेस कार्लट्रेट। इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में बताया गया है कि माइनर के थ्रू अगर कोई एजेंट अपॉइंट किया गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। An infant cannot appoint an agent for him neither by means of a power of attorney। हमने पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में पहले भी जिक्र किया है। अब हम देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी आखिर है क्या। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट गिविंग अ लीगल एजेंट द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यानी कि जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि एजेंट को ये अथॉरिटी देता है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ में एक्ट कर सके। अब हम फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। एन इन्फेंट कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट फॉर हिम नेदर बाय अ मीन्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी नॉर बाय एनी अदर मीन्स। इफ ही पर्पस टू अपॉइंट एन एजेंट not only is the appointment itself void but everything done by the agent on behalf of the agent is also void and incapable of ratification। अब हम समझते हैं इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस पॉइंट का सीधा मतलब ये है, शेफर्ड वर्सेस कार्लट्रेट के केस में ये बताया गया कि अगर एक इन्फेंट ने एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया है तो ना कि वो अपॉइंटमेंट ही वॉइड होगा, बल्कि इस एजेंट के द्वारा जो कुछ भी काम किया गया है वो खुद में ही वॉइड होगा और उसका कोई भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। ये चीज़ आपका शेफर्ड वर्सेस कार्लट्रेट में दिया गया है। अब हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। द प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एजेंट विद द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। यानी कि प्रिंसिपल रिक्वायर्ड है कि वो एजेंट को अथॉरिटी प्रोवाइड करे कि वो उसके बिहाफ में एक्ट कर सके। देखिए एजेंसी का क्या बेस है कि जो प्रिंसिपल है उसने अथॉरिटी दी हो, बिना अथॉरिटी के अगर किसी पर्सन ने कोई काम किया है तो वो एजेंट उस पर्सन का, उस प्रिंसिपल का एजेंट नहीं माना जाएगा। वही ये एक फोर्थ पॉइंट हमारा बताता है, द प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एजेंट विद द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है, देयर शुड बी एन एजेंट हु शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल। यानी कि जो भी पर्सन अपॉइंट किया गया एज अ एजेंट वो प्रिंसिपल के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए जो भी प्रिंसिपल के काम को करने के लिए। इस चीज़ को सेक्शन 184 हमारा बताता है। आइए देखते हैं सेक्शन 184 हमें क्या कहता है। सेक्शन 184 हु मे बी एन एजेंट, कौन एक एजेंट हो सकता है। आइए देखते हैं। एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट। Any person may become an agent, but no person who is not of the age of majority and of sound mind can becomes an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf herein contained। बहुत ही सिंपल पॉइंट यहाँ पे हमें बताता है कि कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है, मगर अगर वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है प्रिंसिपल के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा
कि कोई भी पर्सन एजेंट बन सकता है सिर्फ तब तक जब तक कि वो प्रिंसिपल के लिए अपने किसी भी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रिंसिपल के लिए एजेंट की, तो उस कंडीशन में एजेंट सिर्फ वही पर्सन होगा जिसने एज ऑफ मेजॉरिटी को गेन किया हुआ है और वो साउंड माइंड का है। अगर कोई ऐसा काम करने के लिए प्रिंसिपल ने एक एजेंट को अपॉइंट किया है जिसमें एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जो एजेंट है वो मेजॉरिटी की एज गेन किया हुआ हो, यानी कि वो 18+ का हो और वो साउंड माइंड का हो। लेकिन अगर सिर्फ एजेंट की ड्यूटी इतनी है कि वो थर्ड पार्टी को उसके प्रिंसिपल से मिला दे, उस कंडीशन में कोई भी पर्सन एजेंट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह के प्रिंसिपल के लिए एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, द एजेंट नीड नॉट बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे देखते हैं, thus a person may contract through a minor agent but the minor will not be responsible to its principal। जैसा कि मैंने बताया कि एजेंट बनने के लिए कॉम्पिटेंसी ज़रूरत नहीं है सिर्फ तब तक जब तक उसका काम सिर्फ इतना है कि वो थर्ड पार्टी को अपने प्रिंसिपल से मिला दे, और कोई काम ऐसा है जिसमें वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब तक कोई भी पर्सन आपका एजेंट बन सकता है, यहाँ तक कि माइनर भी आपका एजेंट बन सकता है। 6th पॉइंट को हम देखते हैं अपने एसेंशियल्स में, द एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट। सिंपल पॉइंट है कि जो भी आपके एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशनशिप होता है वो बेस होता है 2 पॉइंट्स पे। किस पे? आपका पहला कॉन्फिडेंस पे और दूसरा आपका ट्रस्ट पे। 7th पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर कंसिडरेशन। हमने सेक्शन 25 पढ़ा हुआ है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और हमने सेक्शन 25 के 3 एक्सेप्शन भी पढ़े हुए हैं। पहला आपका लव एंड अफेक्शन, दूसरा आपका वॉलंटरी एक्ट, तीसरा आपका टाइम बेल्ड डेप्ट। ये 3 हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़े हैं सेक्शन 25 के। ये चौथा एक्सेप्शन है सेक्शन 25 का, जो कहता है कि हमें एजेंसी के लिए किसी भी तरह की कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंट। जनरली क्या होता है कि हम लोग एजेंट को उसके द्वारा किए गए काम के लिए कुछ कमीशन देते हैं, कुछ चार्जेस पे करते हैं, मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त हमने एजेंट को अपॉइंट किया है हमें इमीडिएट उसको कुछ कंसिडरेशन देना हो, जैसा कि हम लोग बाकी कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, जहाँ पे एक प्रॉमिसी और प्रॉमिसर आपस में कंसिडरेशन लेते हैं कि अगर बदले में वो आपका कोई काम करेगा तो उसके बदले में आपको इतना 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 चार्ज या इतना इतना कुछ मिलेगा। जैसा कि हमारा जनरल रूल है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, जैसा कि सेक्शन 25 भी कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नेसेसरी। कोई भी कंसिडरेशन होना चाहिए, बिना उसके आपका एग्रीमेंट वाइड होगा, जिसका सेक्शन 185 आपका एक एक्सेप्शन है कि नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंट। तो आज की वीडियो में हमने एजेंसी का इंट्रोडक्शन कवर किया, हमने इसके एसेंशियल फीचर्स कवर किए, हमने इम्पॉर्टेंट केसेस को देखा, और हमने देखा कि माइनर के थ्रू अपॉइंट किए गए एजेंट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो में दिखाए गए प्रेजेंट किए हुए जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, अगर उनका आपको PDF चाहिए तो मैंने अपने इंस्टाग्राम लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।